हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है, टोटल पीडीएफ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो पहला हमारा है विच एमंग दीज इज नॉट अ लाइफ साइकिल मॉडल। इनमें से कौन लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है? तो हमने लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ा है। वाटरफॉल होता है, प्रोटोटाइपिंग एक मॉडल है, स्पाइरल एक एचडीएलसी मॉडल है, बट एलिमेंट्री कोई लाइफ साइकिल मॉडल एचडीएलसी मॉडल नहीं है। तो एलिमेंट्री इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए चारों ऑप्शन को हमने नहीं लिखा है। जहां पे चारों ऑप्शन नेसेसरी है, मींस अगर कुछ ऐसा टाइप का पूछा गया कि इनमें से कौन नहीं है, तो वहां पे हमने चारों ऑप्शन को लिखा है। अन्यथा हमने क्या किया है, सीधा आपको आंसर लिख दिया है, ताकि आप अगर एग्जाम से जस्ट 5 मिनट पहले आप अपने सेंटर पे पढ़ रहे हैं या एक रात पहले जैसा कि आप लोग तैयारी करते हैं, तो आपको ये क्या हो, बहुत आसानी हो, आराम से आप इसका प्रिंट आउट निकाल के लेके चले जाएं या आप इसे याद कर लें। ठीक है, सो द फुल फॉर्म ऑफ एसआरएस इज, एसआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट ही बना रखा है, जिसमें हमने इन सारे डिटेल में जो एक एक टॉपिक, एक एक एमसीक्यू पूछे गए, सारे हमारे वीडियो के लेक्चर से ही है। तो आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हैज द हाईएस्ट कपलिंग। देखिए हमने कपलिंग पढ़ा था। कपलिंग क्या होता है बताइए? कपलिंग होता है इंटरडिपेंडेबिलिटी, है ना, इंटरडिपेंडेबिलिटी अमंग मॉड्यूल्स। सो डेटा हैज द हाईएस्ट कपलिंग। ओके, डेटा को क्या होता है? डेटा हाईएस्ट कपलिंग होता है, हमने पढ़ा था। फोर्थ वन इज विच चार्ट इज यूज्ड टू एलोकेट रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज। किसी भी एचडीएलसी एक्टिविटीज को, ठीक है, एचडीएलसी के डिफरेंट एक्टिविटीज है, हमने सेट ऑफ एक्टिविटीज पढ़े हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज को जब किसी रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है तो किस चार्ट का यूज किया जाता है? हम लोगों ने देखा कि गैंट चार्ट का यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए आपको क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर को याद कर लेना है। इस तरह से आप एमसीक्यू को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा और आपके सामने एमसीक्यू आएगा, मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको अगर उस समय माइंड में नहीं भी याद रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन देखते आपको आंसर पता चल जाएगा, अच्छा हमने गैंट चार्ट पढ़ा था। तो ये है बेस्ट वे। And the fifth one is of the spiral model represents the cost incurred in the project at any point। देखिए हमने जब स्पाइरल मॉडल पढ़ा था तो हमने बताया था कि स्पाइरल मॉडल एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होता है और क्या होता है, उसके चारों फेज में वो घूमते रहता है। तो जो उसका रेडियस होता है स्टूडेंट, वो क्या बताता है? वो बताता है कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोजेक्ट, मीन्स प्रोजेक्ट में अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है कितना कॉस्ट खर्च हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस। ये सारे वीवीआई एमसीक्यूज है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे आपका एसबीटी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, तो उन सभी में बीसीए में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, रेडियस क्या होता है? स्पाइरल मॉडल में रेडियस बताता है कि जो कॉस्ट है, अभी तक प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट खर्च हुआ है। ओके, The sixth one is which testing is performed by the development team। तो डेवलपमेंट टीम के द्वारा अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। हम लोगों ने टेस्टिंग में पढ़ा था एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो सबसे लास्ट में परफॉर्म किया जाता है, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है अल्फा टेस्टिंग आपका, एक होता है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है? डेवलपर्स की टीम परफॉर्म करती है। बीटा टेस्टिंग फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स परफॉर्म करते हैं। हम लोगों ने इन सभी को डिटेल में पढ़ रखा है। ओके, द सेवंथ वन इज विच अमंग दीज इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच। सो फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ये दोनों क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच है। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। नाउ द 8th वन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस पे डिपेंड करता है? तो इनपुट आउटपुट वैल्यूज पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। हमने ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स पे सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी को डिटेल में एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक वीडियो, ईच एंड एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आपके पास अभी समय है, आपका एग्जाम कुछ दिनों बाद है, तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ LOC इज, LOC क्या होता है स्टूडेंट? लाइंस ऑफ कोड होता है, जो कि क्या होता है? मेजर करता है किसी भी कोड को। तो LOC का फुल फॉर्म होता है लाइंस ऑफ कोड। किसी भी
प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर का एलओसी मतलब होता है कि उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर में कितने लाइंस ऑफ कोड हैं। विच इज नॉट अ साइज मैट्रिक। अब ये साइज मैट्रिक किसका साइज मैट्रिक कर रहा है? सॉफ्टवेयर का। अगर हम सॉफ्टवेयर मेजर्स की बात करें तो इनमें से कौन सॉफ्टवेयर को मेजर करने का साइज मैट्रिक नहीं है? तो लाइन ऑफ कोड, यस, लाइन ऑफ कोड के माध्यम से हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को मेजर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को मेजर करने के डिफरेंट अप्रोच होते हैं। फंक्शन काउंट, यस, किसी सॉफ्टवेयर के किसी प्रोग्राम में कितने टोटल फंक्शन है उसके काउंट करके, उसको काउंट करके हम लोग साइज को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि अच्छा इस प्रोग्राम का इस साइज होगा। अलग अलग इसके डिपेंडेबिलिटी है। एंड दूसरा है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। या साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से भी हम लोग बता सकते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर के किसी प्रोग्राम का या किसी सॉफ्टवेयर का कितना साइज है। बट प्रोग्राम लेंथ नो। प्रोग्राम लेंथ, आप किसी प्रोग्राम का लेंथ से कैसे बता सकते हैं कि वो प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर का कितना साइज है, क्या मेजर है? नहीं ना बता सकते हैं। अब प्रोग्राम लेंथ की अगर बात करें तो आपने अगर फॉन्ट बड़ा कर दिया तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा, आपने फॉन्ट कम कर दिया तो लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये कोई भी साइज मैट्रिक नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए जहां भी नोट वाली बात है वहां पे हमें चारों ऑप्शन देना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो मैक्सिमम ये पूछे जाते हैं नोट वाला, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है, अगर हमारे पास समय तो हम लोग सीधा पढ़ लेते हैं विच इज, और हमारा ध्यान सीधा यहाँ चला जाता है साइज मैट्रिक पे। तो ऐसा ना हो हम लोग ऑल ऑफ द अबव मार दे या कुछ ऐसा मार दे जिससे हमारा 1 मार्क्स कम हो जाए। डीएफडी डिपिक्ट्स, डीएफडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है, डीएफडी का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम। चिंता नहीं करना है, ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए गए टोटल, ठीक है। और भी जो वीडियो जाएंगे, अभी आपका सिस्टम मेंटेनेंस का वीवीआई एमसीक्यू जाने वाला है। सिस्टम मेंटेनेंस का 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आंसर विथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा कुछ दिनों बाद। जावा का वीवीआई एमसीक्यू आने वाला है और जावा इन 1 शॉट का वीडियो का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया। आप 12 घंटे के वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बीटा टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, बीटा टेस्टिंग जो है वो किस टाइप का टेस्टिंग है? तो वो सिस्टम टेस्टिंग, अच्छा 1 मिनट, बीटा टेस्टिंग जो होता है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, क्या चीज? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो आपको उसमें टिक करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है? जब कोई हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फुल्ली डेवलप हो जाता है उसके बाद वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो हमारा जो एसआरएस रिक्वायरमेंट था उसके क्राइटेरिया पे वो सुइटेबल है, उसके क्राइटेरिया पे वो खड़ा उतरता है या नहीं, उसे चेक करने के लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म होता है जो कि क्या करते हैं, डेवलपर्स की टीम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स को, अगर आप एंड्रॉयड की भी बात करें तो देखिए अगर गूगल आप प्ले स्टोर जानते हैं, उसमें देखिए जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसका बीटा प्रोग्राम चलते हुए रहता है ना, किसी किसी में लिखा रहता है बीटा प्रोग्राम इज करेंटली फुल या बीटा प्रोग्राम ज्वाइन बीटा, इस प्रकार से। तो बीटा प्रोग्राम क्या होता है? वो होता है कि जो भी अपडेट्स आने वाले हैं वो आपको पहले डिलीवर कर दिए जाते हैं ताकि आप उसे यूज करके अगर कोई बग हो या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप उन्हें दे सके, आप उन्हें क्या कर सके, मेंशन कर सके। इसलिए बीटा जो टेस्टिंग होता है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? यहां पे आपको लिखना है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। फॉर गुड मॉड्यूलरिटी कपलिंग शुड बी, यस हमने पढ़ा था अगर प्रोग्राम हमारा मॉड्यूलर अप्रोच है, हमारा प्रोग्राम मॉड्यूलर है और मॉड्यूलर होना एक अच्छी बात है, मॉड्यूलरिटी रहनी चाहिए प्रोग्राम में, डिफरेंट मॉड्यूल में हमारा प्रोग्राम रहना चाहिए कैटेगराइज्ड। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर हम गुड मॉड्यूलरिटी अचीव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कपलिंग लो होना चाहिए और कोहेशन हाई होना चाहिए। अब कपलिंग और कोहेशन क्या था, देखिए सेपरेट वीडियो है, हम समझा दे रहे हैं अभी थोड़ा सा। कपलिंग होता है इंटरडिपेंडेबिलिटी बिटवीन द मॉड्यूल्स, मींस एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंडेंट है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 मॉड्यूल जितना इंडिपेंडेंट। अब हमने मॉड्यूल बनाए हैं किस लिए? हम चाहते तो एज अ सिंगल प्रोग्राम डेवलप कर सकते थे, लेकिन हमने उसे डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्यों डिवाइड किया? ताकि हम उसे इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सके, पैरेलली एग्जीक्यूट, पैरेलली डेवलप, हम पैरेलली एचडीएलसी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। लेकिन जब उसमें डिपेंडेबिलिटी रह जाएगा तो फिर क्या फायदा हुआ मॉड्यूलर का?
तो इसीलिए हमारा कपलिंग लो होना चाहिए। अब कोहेशन क्या होता है? कोहेशन होता है इंट्राडिपेंडेबिलिटी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल। मीन्स किसी एक मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स हैं, किसी एक मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स है उनके बीच में कितनी डिपेंडेबिलिटी है, इसको चेक करने के लिए जो मेजर होता है वो कोहेशन वर्क करता है। तो यहाँ पे कोहेशन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मतलब क्या कि किसी एक मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके अंदर डिपेंडेबिलिटी होना सॉरी अच्छी बात है। ओके, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एमसीक्यू के लिए कि कपलिंग में देखिए एल है तो लो होना चाहिए, कोहेशन में एच है तो हाई होना चाहिए। लेकिन इस तरह का टेक्निक नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तो आप कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एंड ऑफ ईच एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो ये तो एंड ही होगा, हर एक एक्टिविटी का एंड क्या होता है? एंड कहलाता है। तो ये देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन बेस्ड आंसर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन के हिसाब से उसके आंसर डिफर करते हैं। अब जैसे ये है, इसमें कुछ अलग तरह का ऑप्शन भी दिया जा सकता है जो कि करेक्ट हो, तो वो आपको अपने इंटेलिजेंस से मारना है। ओके, टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। देखिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपका एक यूनिट ही था, हमने पढ़ा है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मतलब ही क्या होता है? सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेक्निक्स आर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के कौन कौन से टेक्निक्स हैं? तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग का टेक्निक है, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग का टेक्निक है, और सैंडविच टेस्टिंग भी क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग का टेक्निक है। नाउ कोकोमो मॉडल इज एस्टिमेशन टेक्निक। कोकोमो मॉडल किस चीज को एस्टिमेट? तो कोकोमो मॉडल जो है वो हेरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक है और एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक है। इसमें बोथ हो जाएगा आपका। रिक्वायरमेंट फेज इज डन बाय, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उस हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन बेस्ड एमसीक्यू हो जाता है। मीन्स क्या? आपका जब लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फेज इज डन बाय, अब अगर वहां पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर मारना है। या कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन, यूजर, क्लाइंट, तो वहां तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ही मारना है। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड आंसर हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। आपको रिक्वायरमेंट फेज पता है क्या होता है? हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट यूनिट ही पढ़ रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। नाउ विच अमंग दीज इज अ डिबगिंग अप्रोच, डिबगिंग अप्रोच इनमें से कौन है? तो बैक ट्रैकिंग क्या है? एक डिबगिंग अप्रोच है। एसपीएमपी स्टैंड्स फॉर, एसपीएमपी आपका लास्ट यूनिट जो हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। एसपीएमपी क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और अगर आपसे ओनली एसपीएम पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, नाउ which among these is a phase of a life cycle model? तो देखिए ये भी आपका ऑप्शन बेस्ड एमसीक्यू हो गया। मींस किस तरह से ऑप्शन दिया जाता है वो जाने क्वेश्चन सेट करने वाला। तो आपको सारे फेजेज पता होने चाहिए लाइफ साइकिल मॉडल के, आपको पता है हमने एचडीएलसी मॉडल में डिस्कस किया है, तो उस हिसाब से आप अपना टिक कर दे। डिजाइन क्या है एचडीएलसी मॉडल का? एक एक्टिविटी है। यूनिट टेस्टिंग क्या है? एक एक्टिविटी है। मेंटेनेंस सबसे लास्ट में जो परफॉर्म होता है, मेंटेनेंस एक एक्टिविटी है। इन विच लाइफ साइकिल मॉडल वी बिल्ड अ प्रोटोटाइप, अब प्रोटोटाइप किस लाइफ साइकिल मॉडल में बिल्ड करते हैं? तो हमने पढ़ा था रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में हम लोग क्या करते हैं? एक प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, है ना। हमने रैपिड एप्लीकेशन मॉडल को डिटेल में डिस्कस कर रखा है सेपरेट वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हैं। Now the next one is a spiral model is called meta model due to a spiral model को मेटा मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये मेटा फेसबुक वाला नहीं है, ध्यान देना है फिर से। स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इनकम्पैसेस ऑल अदर लाइफ साइकिल मॉडल, यानी कि स्पाइरल मॉडल में क्या होता है? सारे लाइफ साइकिल मॉडल का मिश्रण होता है। एक तरह से कहेगा ये मतलब हुआ कि स्पाइरल मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि सारे जो भी लाइफ साइकिल मॉडल हैं उसके सारे एक्टिविटीज को ये परफॉर्म करता है। ए गुड एसआरएस शुड बी, एक गुड एसआरएस कैसा होना चाहिए? तो देखिए ये भी अब ऑप्शन बेस्ड हो गया। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, है ना, लगभग 12 to 15 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब उनमें से जो भी पूछा जाए उसमें आपको टिक कर देना। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बिल्कुल कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए, ब्लैक बॉक्स भी होना चाहिए। तो ये सारे एक गुड एसआरएस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
KLOC स्टैंड्स फॉर, देखिए LOC मतलब होता है लाइंस ऑफ कोड, तो KLOC मतलब क्या हो जाएगा, KLOC मतलब हो जाएगा किलो लाइंस ऑफ कोड। ओके, नाउ एन एनालिस्ट नीड टू रिमूव ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस, किसी एनालिसिस को, जो भी एनालिस्ट है वो एनालिसिस के समय क्या रिमूव करता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के समय क्या रिमूव करता है। तो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ा था, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक एक्टिविटी था। उसमें क्या होता था कि जो भी ऐसे रिक्वायरमेंट है जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रोग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, यूजर कुछ ऐसा क्लाइंट दे सकता है अपना रिक्वायरमेंट जो कि पॉसिबल ही ना हो, तो इन सारे रिक्वायरमेंट को जिसमें एम्बिग्युइटी हो, जिसमें इनकंसिस्टेंसी हो, इन सारे को रिमूव करना रहता है। तो अब देखिए ये भी आपका ऑप्शन बेस्ड हो गया, इसमें आपको या तो तीनों सही देके ऑल ऑफ द अबव बोला जा सकता है, या आपको कोई एक सही दिया जा सकता है। तो देखिए आप लोग इतना पढ़ चुके हैं और आपको एमसीक्यू करवाया जा रहा है, आप एक बार एमसीक्यू भी पढ़ लीजिएगा तो आपसे सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। तो इसमें देखिए एनोमैली नहीं होनी चाहिए किसी भी एसआरएस में, सॉरी किसी भी रिक्वायरमेंट में, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारा इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए हमारा रिक्वायरमेंट। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ डीएफडी, हमने पढ़ा डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। नाउ विच अमंग दीज हैज द हाईएस्ट कोहेशन, सबसे ज्यादा कोहेशन किनके बीच होता है, तो फंक्शनल, सबसे विच अमंग दीज हैज द हाईएस्ट कोहेशन, सबसे ज्यादा कोहेशन क्या होता है, फंक्शनल कोहेशन। हमने कोहेशन के टाइप्स पढ़ रखे हैं। ओके, विच अमंग दीज इज अ रिस्क कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज, इनमें से कौन जो है रिस्क कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है, मीन्स रिस्क को रिमूव करने में या रिस्क को हैंडल करने में जिसका यूज किया जाता है, तो रिस्क रिडक्शन, नेम से ही पता चल रहा है आपको। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच अमंग दीज इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बैड एसआरएस, बैड एसआरएस का कौन सा इनमें से एट्रीब्यूट है। तो 1 मिनट, अब आप लोग देखिए, फर्स्ट है, इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि चारों आपके लिए नेसेसरी था पढ़ना एक बार। तो लिखा हुआ है कि इनमें से कौन जो है, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है उसका बैड एट्रीब्यूट है। तो हम लोग पढ़ते हैं विशफुल थिंकिंग, विशफुल मतलब जो हमारा विश आ रहा है उस हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, अच्छा बी यहाँ है कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज एंड क्लियर। सी है वेरीफाइबल होना चाहिए। डी है ब्लैक बॉक्स भी होना चाहिए। तो यानी बी, सी और डी ये सारे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुड एट्रीब्यूट्स है। विशफुल थिंकिंग जो है वो बैड एसआरएस का एट्रीब्यूट है, बैड एसआरएस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस हम अपने विशफुली थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ है विच अमंग दीज इज अ टाइप ऑफ कपलिंग, तो डेटा कपलिंग हमने पढ़ा है, हमने कॉमन कपलिंग पढ़ा है, हमने कंटेंट कपलिंग पढ़ा है, डिफरेंट तरह के कपलिंग होते हैं। अब ये भी ऑप्शन बेस्ड आपका है और अधिकतर आपका ऑप्शन बेस्ड ही होते हैं, तो आपको इसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने थ्योरी को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उसके पीडीएफ भी हर एक ईच एंड एवरी थ्योरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दिए गए हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, सारे शॉर्ट्स पीडीएफ है, सारे आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अल्फा टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ, अब यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन बेस्ड है, अल्फा टेस्टिंग या बीटा टेस्टिंग में आप सिस्टम टेस्टिंग भी मार सकते हैं, मगर अगर आपको अलग से यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग लिखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में टिक करना पड़ेगा। समझ गया बात को, मीन्स क्या, अगर अल्फा टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से एक ऑप्शन है सिस्टम टेस्टिंग, तो आपको सिस्टम टेस्टिंग टिक करना है। मगर सिस्टम टेस्टिंग भी है और अगर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दे दिया तो आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टिक करना पड़ेगा, या सिस्टम टेस्टिंग नहीं दिया है और सिर्फ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको उसे टिक करना है। तो आपको देखिए हमने टेस्टिंग का जब लेक्चर बनाया था तो हमने एक हायरार्की दिया था, उसमें ये सारे चीजें लिखी हुई थी, है ना, कि सबसे टॉप हायरार्की क्या होता है टेस्टिंग, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स थे, फिर उस टेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स थे, इस तरह से एक हायरार्की होती है। उस हायरार्की को अगर आप याद रखिएगा तो आप इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और बच्चे लोग भी अभी मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप टेस्टिंग वाले लेक्चर में जाइए, उसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसमें एक हायरार्की दी हुई है, या आप गूगल पे सर्च कीजिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हायरार्की, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्स ऑन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है वो क्या चीज पे ज्यादा फोकस करता है, उसका एम क्या होता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मारेंगे, तो रिलायबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना। इवोल्यूशनरी मॉडल इज, कौन सा मॉडल इवोल्यूशनरी मॉडल है, तो इंक्रीमेंटल मॉडल को इवोल्यूशनरी मॉडल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
द पर्पस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज टू हेल्प इन, रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, तो उसका पर्पस होता है मेंटेनेंस। ओके, कोकोमो मॉडल इज यूज फॉर, हम लोग सभी जानते हैं कि कोकोमो मॉडल क्या है, एक प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक है। तो प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक के लिए क्या यूज किया जाता है, कोकोमो मॉडल का यूज किया जाता है। या ऐसा ही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक, उसमें आपको एक कोकोमो दे दिया जाए तो कोकोमो टिक करना है। अगर आपको कोकोमो दे दिया जाए, फंक्शन पॉइंट दे दिया जाए, एलओसीवी दे दिया जाए, तो आपको इस हिसाब से मारना है, ऑप्शन के हिसाब से मारना है। सीपीएम स्टैंड फॉर, अब देखिए सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सीपीएम का फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड। लूप टेस्टिंग इज, लूप टेस्टिंग किस टेस्टिंग का टाइप है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है, या लूप टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को कहा जाता है। नाउ Which among these is a static analysis tool? इनमें से कौन सा स्टैटिक एनालिसिस टूल है, तो कोड वॉक थ्रू और कोड इंस्पेक्शन, ये दोनों क्या है, स्टैटिक एनालिसिस टूल है। द मोस्ट क्रिएटिवर एंड चैलेंजिंग फेज ऑफ सिस्टम लाइफ साइकिल इज, जो सिस्टम लाइफ साइकिल होता है, एचडीएलसी के जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिवर और चैलेंजिंग फेज कौन सा होता है, तो डिजाइन का होता है। डिजाइन का क्यों, क्योंकि वहां पे आपको ये सोच कर डिजाइन करना पड़ता है कि जिस हिसाब से क्लाइंट ने हमारा रिक्वायरमेंट किया है, क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें एक डिजाइन को डेवलप करना है, जो कि किसी एक सुइटेबल पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डेवलप कर सकें। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस मॉडल। अब देखिए वही बात है, इसमें आपको सारे प्रोसेस मॉडल पता होने चाहिए, कौन कौन से एचडीएलसी मॉडल है, तो वाटरफॉल एक मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, बट सीएमएम कोई मॉडल नहीं है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एचडीएलसी फेज। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एचडीएलसी का फेज नहीं है, तो इन सारे क्वेश्चन में हमने कहा है आपको एकदम ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़ना है। तो डिजाइन, क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज है एचडीएलसी का, यस। कोडिंग, क्या कोडिंग फेज है एचडीएलसी का, यस, डिजाइन के बाद होता है ये। टेस्टिंग, क्या टेस्टिंग कोई फेज है एचडीएलसी का, यस, ये कोडिंग के बाद होता है। वेरिफिकेशन, क्या वेरिफिकेशन एचडीएलसी का फेज है। अब देखिए, अब यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि है या नहीं है, तो आपको बोले ना ऑप्शन बेस्ड मारना है। ऑप्शन में अभी आपको जो बेस्ट सुइटेबल लगे उसे टिक कर दीजिए। तो अभी आपको बेस्ट सुइटेबल इसमें से कौन लग रहा है, इसमें से बेस्ट सुइटेबल आपको वेरिफिकेशन लग रहा है, तो आप वेरिफिकेशन पे टिक कीजिए और वेरिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, तो वहां लिखा हुआ होता है कि चूज द बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन, मीन्स जो भी बेस्ट सुइटेबल हो आप उसे चूज कीजिए। ओके, एफर्ट्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो एफर्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, किस टर्म्स में, तो पर्सन पर मंथ में क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। इसको आपको पढ़ना है पर्सन पर मंथ, ठीक है। नाउ यूएमएल स्टैंड्स फॉर, यूएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएमएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, आउटकम ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेजेज, हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो आउटकम होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, वो क्या होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट। डिटेल में हमने पढ़ा है, फिजिबिलिटी स्टडी सबसे पहले परफॉर्म करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आता है, उसको एनालाइज करते हैं, डिफरेंट है ना लेंथ फन परफॉर्म करते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट हमारा प्रिपेयर होता है। नाउ द डीएफडी डिपिक्ट्स, अब देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीएफडी देखिए ये भी अब ऑप्शन बेस्ड हो गया, इसमें आपको कहीं डेटा फ्लो डायग्राम नहीं था, इसमें लिखा हुआ था फ्लो ऑफ डेटा, तो आपको क्या करना है, फ्लो ऑफ डेटा को टिक करना है। समझ गए बात। विच वन इज नोट अ साइज मेजर फॉर सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर के साइज को मेजर करने का तरीका नहीं है, तो एलओसी, यस, एलओसी की मदद से हम लोग लाइन ऑफ कोड की मदद से सॉफ्टवेयर के साइज को मेजर कर सकते हैं। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर के साइज को मेजर कर सकते हैं, फंक्शन पॉइंट के भी मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा आपका क्या, नन ऑफ द एबव। एक कोकोमो मॉडल इज, कोकोमो मॉडल क्या है, प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक है, तो ये क्या यहां पे टिक करना है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ओके, नाउ ए मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल, तो वाटरफॉल मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ एचडीएलसी है।
है ना। हम लोग पढ़े वाटरफॉल मॉडल को क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल बोलते थे हम लोग। ओके, लैक ऑफ प्लानिंग इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ, अगर आप सॉफ्टवेयर की प्लानिंग नहीं करते हैं, एचडीएलसी की अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हैं, तो इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो शेड्यूल स्लीपेज आपका हो सकता है, बिल्कुल। कॉस्ट ओवररन्स हो सकता है, बजट सही में आपका ज्यादा जा सकता है। पुअर क्वालिटी, आप अच्छे से प्लानिंग नहीं किया, आपका प्रोजेक्ट पुअर क्वालिटी का डेवलप हो गया, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा। नाउ a system which helps a senior level manager to make a decision is called, तो इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, ये आप लोग एग्जाम में अपने मन से टिक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ स्पाइरल मॉडल इज, हमने पढ़ा था स्पाइरल मॉडल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था वो क्या था, वो था रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जो स्पाइरल मॉडल था वो रिस्क हैंडलिंग को क्या करता था, रिस्क को हैंडल करता था। हमने देखा था क्लासिकल वाटरफॉल नहीं करता था, उसके बाद हमने इटरेटिव पढ़ा था वो भी नहीं करता था, लेकिन स्पाइरल में हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, रिस्क को हैंडल करता है। तो ये क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। द बेसिक कोकोमो मॉडल एफर्ट्स फॉर एम्बेडेड सिस्टम इज गिवन बाय, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको अपने हिसाब से टिक करना है या आप गूगल कर सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन टू टेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो देखिए हमने व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स पढ़ा था। व्हाइट बॉक्स हमने समझाया था, देखिए अच्छे से हमने समझा रखा है, आपको अगर डिटेल में समझना है वीडियो पे जाए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक तरह से देखिए व्हाइट, तो नाम क्यों रखा गया व्हाइट, मीन्स ट्रांसपेरेंसी कुछ पता चल रही है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर के इंटरनल मैकेनिज्म को चेक किया जाता है। कौन करता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, उसमें क्या होता है, इंटरनल मैकेनिज्म को नहीं, सिर्फ इनपुट दिया जाता है और आउटपुट चेक किया जाता है, ये होता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या किया जाता है, इंटरनल्स ऑफ द प्रोग्राम को चेक किया जाता है। हमने अच्छे से फिगर के साथ समझाया है एक सेपरेट वीडियो में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। नाउ टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर मींस, किसी सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने का क्या मतलब है, बिल्कुल बोथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, हम लोग वेरीफाई भी करें उसके आउटपुट को और उसे वैलिडेट भी करें, ठीक है। स्लैक टाइम इज कंप्यूटेड इन, तो स्लैक टाइम जो होता है वो कंप्यूट किया जाता है किसमें, क्रिटिकल पाथ मेथड में। कपलिंग इज अ मेजर ऑफ, अब देखिए कपलिंग क्या होता है, कपलिंग होता है दो मॉड्यूल के बीच का इंटरडिपेंडेबिलिटी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरडिपेंडेंस एमंग मॉड्यूल, बिल्कुल दो मॉड्यूल के बीच में इंटरडिपेंडेबिलिटी को चेक करने के लिए कपलिंग जो है उसका यूज किया जाता है। कपलिंग एक मेजर है। कोहेशन क्या था, फिर से याद करवा रहे, कोहेशन क्या था, एक मॉड्यूल, किसी एक मॉड्यूल में जो एलिमेंट्स है उनके बीच इंटरडिपेंडेबिलिटी को चेक करने के लिए। नाउ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज, फिर से पढ़िए, हमने आपको पढ़ाया था कि जो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल लाइफ साइकिल का कॉस्ट होता है वो किस में जाता है, वो आपका जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट में। अब आप सोचिएगा ऐसा कैसे हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट में कैसे जा रहा है। तो देखिए जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ध्यान से समझ, तो जब हम डेवलप कर रहे होते तो उस समय जो हमारा कॉस्ट था वो बजट के अनुसार था, हमारा हो गया। लेकिन अब जब हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम उसे मेंटेन करवाते रहना है, और जब तक हम उस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तब तक हमें उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा, या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे डेवलप किया है अगर हम उससे मेंटेनेंस करवाना चाहते हैं तो वो हमें मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हमने पढ़ा था एचडीएलसी में। तो ये क्या होता है, सबसे लंबा प्रोसेस होता है, जब तक आपका सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है तब तक आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉस्ट खर्च होता है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज डन टू फाइंड बग्स, यहाँ पे क्या है, एरर्स, हाँ ये ऑप्शन बेस्ड हो सकते हैं, बग्स या एरर्स, है ना, इन सभी को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच इज यूज्ड टू अचीव क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज क्यों किया जाता है, तो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए, क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। नाउ मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंड्स ऑन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो डिपेंड करता है पीपल पे, मतलब कौन कौन से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, कैसे हैं, प्रोडक्ट पे डेवलप करता है, और आपका प्रोसेसेस पे डेवलप करता है, प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, सॉरी पीपल, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है।
एफर्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्सन पर मंथ। ये देखिए दो बार पूछा गया। एफर्ट जो होता है वो मेजर किया जाता है किसके टर्म्स में, पर्सन पर मंथ के टर्म्स में। विच फेज इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। अब देखिए फिर से ये आपको ऑप्शन बेस्ड के हिसाब से टिक करना है। तो चलिए हम लोग सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। कोडिंग, क्या कोडिंग फेज है एचडीएलसी का एक? यस। मेंटेनेंस फेज है, अभी हमने पढ़ा सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये। टेस्टिंग क्या एक फेज है? यस, कोडिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। क्या एब्स्ट्रैक्शन कोई फेज है? नो। तो एब्स्ट्रैक्शन आपको टिक करना है, ठीक है। इसमें से आपको बार बार मैं कर रहा हूं, जो बेस्ट सुइटेबल लगे आप उसे टिक करें। ऐसा नहीं है कि हमने ये पढ़ा है तो यही होगा, आपको एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुइटेबल फॉर, वाटरफॉल मॉडल किसके लिए सुइटेबल नहीं है? तो वाटरफॉल मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। दो ड्रॉबैक्स आपको ऑप्शन में दिए वो मार देना है। हमने एक ड्रॉबैक्स में पढ़ा था कि वो चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एडॉप्ट नहीं कर सकता, एकोमोडेट, यानी वाटरफॉल मॉडल सुइटेबल नहीं है एकोमोडेटिंग चेंजिंग के लिए। ओके। स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, तो बैरी बोहेम के द्वारा डेवलप किया गया था स्पाइरल मॉडल, ये आपको ध्यान रखना है। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईआर मॉडल आर, ईआर मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट, अब ईआर मॉडल में एंटिटी होते हैं, डिफरेंट एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक एंटिटी के। तो ये सारे ईआर मॉडल के कॉन्सेप्ट हैं, या आप टर्म्स कह लीजिए या आप एट्रीब्यूट्स कह लीजिए। तो ये पूछे गए हैं तो आप अपने हिसाब से मार सकते हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं, आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। हम लोगों ने डेटाबेस में भी ये सब पढ़ा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन मीन्स, देखिए रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट है और ये आपसे बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे गए, इसीलिए हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, इसके डिफरेंट फेज होते हैं। इसका मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करना या रिक्वायरमेंट को कैप्चरिंग करना, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना। तो ये सारे एक ही बात है, और ये जब तीनों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। समझ रहे हैं आप लोग बातों को? चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। विच वन इज नॉट अ साइज मेजर फॉर सॉफ्टवेयर? अगेन देखिए आपको ऑप्शन बेस्ड टिक करना है। तो लाइन ऑफ कोड है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है, फंक्शन काउंट है, बट ये क्या है? हॉल स्ट्रीट्स प्रोग्राम लेंथ नहीं, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कोकोमो मॉडल वाज डेवलप्ड इनिशियली बाय, इनिशियली कोकोमो मॉडल किनके द्वारा डेवलप किया गया था? तो बैरी बोहेम के द्वारा। अब देखिए ये भाई साहब बहुत जगह मौजूद है, ठीक है, तो इनका नेम तो आपको याद रखना ही रखना है। बैरी बोहेम के द्वारा कोकोमो मॉडल, BW बोहेम के द्वारा कोकोमो मॉडल डेवलप किया गया था। नाउ कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर अ प्रोजेक्ट में इंक्लूड, किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है? तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बिल्कुल, पर्सनल कॉस्ट यानी जो पर्सन पे कॉस्ट खर्च हुआ है वो भी, हार्डवेयर के कॉस्ट यानी ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को इंक्लूड किया जा सकता है बिल्कुल। हाउ मेनी स्टेजेज आर इन कोकोमो 2? अब ये देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने वाली बात है। कोकोमो 2 में टोटल कितने स्टेज होते हैं? तो 3 स्टेज होते हैं। A system that does not interact with internal environment is called, उसे closed system कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है, यानी कि वैसा सिस्टम जो कि क्या करता हो? इंटरनल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता हो। तो आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इंटरनल से नहीं कर रहा यानी क्लोज्ड है वो, यानी क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम मतलब जो इंटरनल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज, फंक्शनल टेस्टिंग को बिहेवियर टेस्टिंग भी कहा जाता है। अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय, अल्फा टेस्टिंग टेस्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है बिल्कुल। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन बाय, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग देखिए जो होता है वो कस्टमर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब ये देखिए आपका ऑप्शन बेस्ड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपका हमने बताया एक अल्फा होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है? एक हो गया आपका अल्फा टेस्टिंग, और जो दूसरा होता है वो होता है बीटा टेस्टिंग। आपको पता है अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग क्या होता है? आई होप आपको पता होगा, तो इस हिसाब से आपको टिक करना है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज डेवलप्ड बाय, अब ये देखिए याद रखना है आपको, थॉमस जे मैकबे सीनियर। तो ये आपको याद रखना है इनके नाम को, कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो VVI MCQs थे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आपसे डिफरेंट ईयर्स में, उसको हमने डिस्कस किया।
इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।